नए कानून आए हैं 3, BNSS और BSA के सामने जो एविडेंस है लाते हैं, उसके हिसाब से कल आर्गू करते हैं। वो प्रोसिक्यूशन का काम हम करते हैं। कर दिए हुए हैं, उनकी सदप्रयोग करें, कोई फाल्स एविडेंस से बचे के साथ हम अपना इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्कार। तो आज हम बातचीत करने आए हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी श्री कुलविंदर सिंह बाजवा जी से। तो आइए आज उनसे हम बातचीत करके कुछ कानूनी रूलों के बारे में, कानूनी कार्यवाही के बारे में उनसे जानकारी लें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर तो चले हम स्टार्ट करें इंटरव्यू। हाँ जी। तो सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का क्या रोल होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, ये हमारा डिपार्टमेंट है जो प्रोसिक्यूशन एंड लिटिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है। जो कोई भी किसी किस्म की पुलिस केस होता है, कोई प्रोसिक्यूशन है जिसमें सरकार का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो उनके केस सरकार की तरफ से, जैसे कोई क्राइम होता है, पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइल करती है अदालत में, वो सरकार का इंटरेस्ट उसमें वॉच करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह जैसे गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, वो आ जाती है उसी में। किसी के साथ क्राइम हुआ है, विक्टिम नहीं अफोर्ड कर सकता इतना, वो उनके बिहाफ पे हम अदालत में पैरवी करते हैं। ओके। तो सर आप काफी टाइम से लीगल फील्ड में हैं, तो आज के वक्त में प्रोसिक्यूशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है पहले समय से। मुझे 26 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। और जो अब नए कानून आए हैं 3, BNSS और BSA, जो पहले से इनके नेम तो IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, जो एविडेंस एक्ट था। इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, जिससे जो केस में डिस्पोजल अर्ली होने लग गया। पहले डिले ज़्यादा होती है, अब वो कम हो रही है। तो सर आज के टाइम में लॉ और जस्टिस की जो लड़ाई होती है वो असल में कितनी चैलेंजिंग होती है? बहुत चैलेंजिंग हो रही है इस समय में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत उसका असर पड़ रहा है। ओके। तो अक्सर जैसे लोग इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है, जैसे किसी ने कोई कंप्लेंट की पुलिस के पास में, पुलिस उस पार्ट को इन्वेस्टिगेशन करती है, जो एविडेंस है कलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट तैयार करके अदालत में सबमिट कर देती है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन हो जाती है। हम उस केस को अंदर में कोर्ट के सामने जो एविडेंस है लाते हैं, उसके हिसाब से कल आर्गू करते हैं। वो प्रोसिक्यूशन का काम हम करते हैं। वैसे जो अदालत है, अदालत में जो लैंग्वेज यूज होती है वो प्रोसिक्यूशन ही यूज करते हैं मोस्टली। तो जैसे कि अब आपको इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो गया है, तो कोई है ऐसा केस जो आप शेयर करना चाहते हो कि जो सबसे मतलब जो लोगों को भी अच्छा लगे, उनके लिए भी आगे काम आए? एक केस है, वो उसमें था जब मैं नया इस प्रोफेशन में आया था। हाँ जी। उसमें लोगों जो से दोषी थे केस में, उन्होंने उनसे काफी लोगों से अमाउंट ले लिया उनको जॉब प्रोक्योर करने के लिए। उस केस में जो एक दोषी था, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। जो जिन्होंने पैसे उन्हें समझौता कर लिया उनके साथ में, वो कोर्ट में आकर हॉस्टाइल हो गए। एविडेंस उसके पास कुछ नहीं था। वो जो केस है आर्गूमेंट पे गया, वो एब्सेंट हो गया कोर्ट की प्रोसीडिंग से। जब एब्सेंट हो गया, वो कोर्ट ने तो आगे कार्रवाई करनी है, वो उसकी एविडेंस प्रेजेंस प्रोक्योर करने के लिए कोशिश करते नहीं हुआ। लास्टली वो PO हो गया, भगौड़ा करार दे दिया गया। जब भगौड़ा करार दे दिया गया, अदरवाइज उसने उस केस में बरी होना था। वो उसने एक केस और उसके ऊपर हो गया, कोर्ट की तरफ से भगौड़ा करार दे दिया। और जब पकड़ा गया, उसको कह 3-4 मास
फिर कस्टडी में जाना पड़े, अदरवाइज बरी होना था। हाँ। मैं यही सजेस्ट करूंगा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है प्रॉपर वे से करें, इग्नोर ना करें। जैसे वो इंटेंशनली एब्सेंट हो गया, क्या हालात होंगे वो वही बात जानता है। हाँ। उसके हिसाब से उसने एब्सेंट होने के कारण उसे 3-4 मास और कस्टडी में रहना पड़ा और एक केस नया उसके खिलाफ आ गया। हाँ। तो जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि बड़े केसेस में जस्टिस डिले हो जाते हैं, तो इन जैसे केसेस में डिले की वजह क्या रहती है बेसिकली? जब मल्टीपल कारण होते हैं, कई जो केस की प्रोसेस चलनी है। हम्म। पहली दफा तो जब पुलिस एक रिपोर्ट सबमिट कर देती है अदालत में, उसके बाद जो दोषी होता है केस में उसे उसकी सारी फाइल की कॉपी दी जाती है, नकल दे दी देते हैं एक। हाँ जी। उसके बाद फिर जो पुलिस ने दोष लगाए हैं उस केस में, उनके ऊपर आर्गू होता है कि क्या क्या दोष पे इसके खिलाफ चार्ज लगाना। कई दफा ये होता है कि कोई वकील आर्गू नहीं करता, एडजर्नमेंट ले लेता है। वो भी कई बार दोषी एब्सेंट हो जाता है। जब सारे होंगे तभी चार्ज लगेगा। ठीक है। जब वो पहली स्टेज होगी चार्ज लग गया, उसके बाद जाता है एविडेंस पे। एविडेंस भी मोस्टली दोषी की हाजिरी में होता है। जहाँ कई बात होती है कि दोषी को एग्जम्पशन आ जाती है उसकी, भाई मुझे आज कोर्ट पेशी से माफी दी जाए, तब उस केस में जहाँ वो ऑब्जेक्ट नहीं करता एविडेंस हो जाता। जहाँ वो दोषी ज्यादा है, एक एब्सेंट हो गया, दूसरा हाजिर हो गया। कई बार ये भी होता है, वो कुछ दोषी भी ऐसे होते हैं वो डिले चाहते हैं, वो हायर कोर्ट में पिटीशन पे पिटीशन चैलेंज नहीं करे, कोई स्टे ऑर्डर हो गया। कई दफा ये भी हो जाता है कि जो विटनेस है मटेरियल वो विदेश में चला गया, जहाँ वो ट्रेस नहीं हो रहा। ये भी कारण हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई लूप होल मिलता है तो उस टाइम प्रोसिक्यूशन उसे कोर्ट में कैसे हैंडल करता है? जो लूप होल क्योरेबल है उसे हम कर लेते हैं। जैसे पहले तो जो CRPC थी, हिंदी में बोल देते हैं जाब्ता फौजदारी, उसमें सेक्शन था 311 और 91। उसके मुताबिक हम एप्लीकेशन दायर करके जो एविडेंस पुलिस ने छोड़ दिया वो ले आते थे, मटेरियल एविडेंस। ठीक है। अब जो नए कानून आए हैं BNSS, उसमें सेक्शन 348 एंड 91 है, जिसके मुताबिक हम दरखास्त कोर्ट में दायर करते हैं। कोर्ट देखती है कि वो जस्ट है, प्रॉपर डिसीजन के लिए एविडेंस रिक्वायर्ड है, तो कोर्ट अलाउ कर देती है वो एप्लीकेशन। ठीक है। तो जो ये डिफेंस एविडेंस को फैब्रिकेटेड बनाता है, तो प्रोसिक्यूशन उसे क्रेडिबिलिटी को कैसे एस्टेब्लिश करता है? को डिफेंस तो कभी कोई चोर अपने आप को चोर नहीं बोलेगा। बिल्कुल। वो तो बोलेगा ही कोई फैब्रिकेट है, पर प्रोसिक्यूशन जो है फैब्रिकेट नहीं कर सकते। स्टेट मशीनरी है, कोई रिस्पॉन्सिबल वे से काम करते हैं हम सभी। वो एविडेंस को प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर विटनेस कराते हैं। कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे आजकल आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस आ गया। उसमें पहले था एविडेंस एक्ट, उसमें सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट लगता था उसे डिजिटल एविडेंस को साबित करने के लिए। अब है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया BS से, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, उसमें सेक्शन 63 है। उसके मुताबिक हम वो सर्टिफिकेट देते हैं जो कंसर्न्ड जिसने कलेक्ट किया, जिसने उसे एग्जामिन किया, उसका सर्टिफिकेट है। मोस्ट प्रोबेबली जब ये इज पॉसिबल हो तो हम वो ओरिजिनल जो है, जैसे DVR है, कोई CCTV फुटेज है, वो भी कब्जे में लेके अदालत में पेश करते हैं। और सरकार की लैब्स हैं, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, हाँ जी, और सेंटर की भी हैं, CFSL सेंटर, उनमें उनकी ऑथेंटिकेशन भी चेक करवाई जाती है। ठीक है। तो सर जैसे आजकल डिजिटल एविडेंसेस हो गए, जैसे चार्ट्स हो गए, CCTV कैमरास हो गया, कॉल रिकॉर्ड्स हो गए, तो अब क्या ये जो ट्रेडिशनल विटनेस टेस्टिमोनी है, तो ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको मतलब माना गया है, ये जो आजकल जो डिजिटल एविडेंसेस वगैरह है? ये होता है कि उसका corroboration मिलता है ओरल एविडेंस को। जो आम आदमी आता है, कोई किसी ने बयान दे दिया, वो उसके जैसे बोल लीजिए साथ में CCTV फुटेज भी आ गई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ,
वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो डिजिटल एविडेंस जो आया उसे जो ऑथेंटिकेशन साबित हो गई, सोर्स कैसे तैयार हुई, तब वो दोषी का बचना मुश्किल है। ठीक है। अब तो जो नया आया BNSS में, उसमें पुलिस के लिए मैंडेटरी किया है, वो भी अपनी कोई भी केस किया कोई रिकवरी करते हैं कुछ, उसके रिकॉर्डिंग करें। ठीक है। तो आज के टाइम में AI एडिटेड वीडियोस भी होती हैं, तो वो जैसे फेक एविडेंस को भी एक तरह का चैलेंज मतलब बनाती है, तो प्रोसिक्यूशन के लिए कितना सीरियस हो गया आज? नहीं है तो जो AI बहुत सीरियस मैटर है। जैसे अभी ऑन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, ऑन सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवोकेट्स को भी बोला है कोर्ट में ही कि इसका जो AI का बेनिफिट है, कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए लीजिए कीजिए, ज़्यादा जरूरत मत कीजिए, क्योंकि AI जेकर पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे तो बेनिफिशियल होगी, बेनिफिशियल। जो नेगेटिव में करें तो वो डिस्ट्रक्टिव होगी। चैलेंज तो है इसका काफी ज्यादा। तो विटनेस प्रोटेक्शन इंडिया में कितना है? जो सरकार की स्कीम है 2018 की है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। किसी भी विटनेस को कोई थ्रेट करता है, वो आके उसका जो 18 वाली भी चल रही है, उसके बाद 2025 में भी आ गई है, पंजाब वालों ने अमेंड की है पंजाब सरकार ने। उसके मुताबिक किसी को थ्रेट आती है विटनेस को, वो सेशन कोर्ट में मेरे पास, मैं भी मेंबर सेक्रेटरी हूँ उनका, जो मेरे पास दे सकता, पुलिस के पास दे, उसके बाद में एक कमेटी बनी है हमारी। ठीक है। फिर उसको देखते हैं, उसके बाद उसे थ्रेट परसेप्शन असेस करके उसे विटनेस प्रोटेक्शन दी जाती है। इसी तरह जो 2025 की स्कीम आई है, उसमें मैं भी मेंबर सेक्रेटरी हूँ। मेरे थ्रू जैसे ऐसे मानयोग DC साहब के पास में अधिकार क्षेत्र में आती है, वो उनके पास जाएगी रिपोर्ट, वो आगे SSP साहब से मांगेंगे थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करके मीटिंग होगी, वो जिसमें ऑनरेबल सेशन जज साहब के नुमाइंदे भी होंगे। वो सारा केस डिस्कस करके थ्रेट परसेप्शन है, इसे जरूरत है कि नहीं, वो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है विटनेस को। ठीक है। तो जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये क्वेश्चन, विक्टिम के परिवार को जस्टिस प्रोसेस ट्रांसपेरेंट देखने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? नहीं, उनको उनके सामने हो जाती है प्रोसेस, तो कोर्ट की ओपन कोर्ट में चलता है। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो कैमरा प्रोसीडिंग होती है। उसमें जैसे विक्टिम है, उसके साथ में कोई फैमिली मेंबर है, उसे भी अलाउ कर देती हैं। ठीक है। कोर्ट्स मोर ओवर जस्टिस देखने के लिए उनको, विक्टिम को जब प्रॉपर वे नाल एविडेंस हो जाता है, कोर्ट में रिकॉर्ड हो जाता है, जब कोर्ट डिसीजन करती है, इफ दोषी को सजा होती है, तो विटनेस को कंपनसेशन भी प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से। तो जैसे कोर्ट के बाहर नैरेटिव और कोर्ट के अंदर फैक्ट्स, दोनों में कितना डिफरेंस है? नहीं, कोर्ट के अंदर है वो तो ट्रायल शुरू होने के बाद चलना, फुल फ्लेज जो चलना ट्रायल। पहली स्टेज में तो कोर्ट के पास वो पेश करते हैं, अक्यूज्ड को पकड़ के पेश करेंगे, वो रिमांड की प्रोसीडिंग चलेगी जो कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। बाहर तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो, जहाँ कोई अपने हिसाब से बोले जाए, जो मर्जी बोले जाए, हम तो उसी के बोल सकते हैं जो हमारे पास फाइल आएगी पुलिस की। तो आप लोगों को क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे रिगार्डिंग फेयर जस्टिस के? नहीं, मैं तो लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आपको कानून ने अधिकार दिए हुए हैं, उनके सदुपयोग करें, कोई फाल्स एविडेंस से बचें और पुलिस को रिपोर्ट करें जो कि आपके साथ क्राइम होता है। जो आगे आएंगे तभी जो इतना क्राइम बढ़ रहा है उसे कंट्रोल किया जा सकता। कोई पुलिस का भी सहयोग करें। अदालतों में अगर जब ज्यादातर केसों में गवाह मुकर जाते हैं, हाँ जी, ये का क्राइम हुआ तो आप सपोर्ट करेंगे तो तभी हम जस्टिस के फेयर बे ना हो सकता। ठीक है। तो सर एक बस लास्ट क्वेश्चन, अगर लीगल सिस्टम में एक रिफॉर्म लाने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? नहीं, सरकार ने अभी 3 कानून तो बदले। नहीं, अगर आपको चांस मिले तो आप क्या मतलब चाहेंगे कि हाँ इसे चेंज करना चाहिए या? नहीं, अभी तक मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। ठीक है। हाँ। तो ठीक है सर, बस Thank इसी you, के साथ हम अपना इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।